हेलो देयर, दिस इज केसी एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बच्चों, वन शॉट रेस्पिरेशन एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का है, तो अपने 11th से ये चैप्टर भी MHT-CET में आ रहा है। ये एक लाइन टू लाइन डिस्कशन है बच्चों, तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइंस को अपन लोग मार्क करने वाले हैं, ठीक है। तो याद रखो बच्चों, तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो याद रखना, फॉस्फोरिलेशन का मीनिंग क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इज कॉल्ड एज फॉस्फोरिलेशन। याद रखना, नेचर में देखो 3 डिफरेंट वेज है जिसकी वजह से फॉस्फोरिलेशन हो सकता है। पहला है फोटोफॉस्फोरिलेशन, दूसरा है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन और तीसरा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। कितने वेज है बच्चों, 3 वेज, फोटोफॉस्फोरिलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ये 3 वेज है बच्चों, ठीक है, याद रखना। यू मे हैव ऑलरेडी लर्नड फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब फोटोसिंथेसिस में बच्चों ये आ चुका है, लेकिन किसी कारणवश या हमारा लक समझ लो कि MHT-CET में ये चैप्टर इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो याद रखना, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन ये डायरेक्ट फॉस्फोरिलेशन होता है बच्चों ऑफ ADP बाय ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एनी सुटेबल सबस्ट्रेट। मतलब कोई भी फॉस्फेट डोनर सबस्ट्रेट से अगर मैं ये फॉस्फेट उठाता हूं और इस ADP में ऐड कर देता हूं, मान लो ये ADP है, ये हमारा AC का रिमोट है, लेकिन मान लेते हैं ये ADP है और मान लो ये फॉस्फेट है। जब भी मैं किसी सबस्ट्रेट से फॉस्फेट, मैं मतलब बायोलॉजिकली बायोकेमिकली ये फॉस्फेट ग्रुप उठा के इस ADP में ऐड कर दे रहा हूं, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। इसी को आप डायरेक्ट फॉस्फोरिलेशन के नाम से भी याद रख सकते हो, ठीक है। कहां पे होता है भैया, साइटोप्लाज्म में होता है और मैट्रिक्स में होता है माइटोकॉन्ड्रिया के। ये भी याद रखना, कहां पे होता है, साइटोप्लाज्म एंड मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में क्या होता है बच्चों, इसमें ADP का फॉस्फोरिलेशन होता है एट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट लाइक NADH एंड FADH। मतलब ये वाला फॉस्फोरिलेशन कौन सा होता है बच्चों, ये वाला फॉस्फोरिलेशन वो फॉस्फोरिलेशन होगा जिसमें NADH का जब ऑक्सीडेशन होता है, मतलब NADH से हाइड्रोजन निकाला जाता है, तो यहां से जो एनर्जी निकलने वाली है ना मेरे बच्चों, उसकी वजह से फॉस्फोरिलेशन किसका होने वाला है, ADP का। देखो NADH जैसे ब्रेक डाउन होगा, ऐसे लिख लेते हम लोग इसको। देखो मान लेते हैं NADH2, ओके, NADH2 जब NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा मेरे बच्चों, प्लस यहां से H2 निकल जाएगा, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन और NADH के बीच का बॉन्ड टूट रहा है। अब वो बॉन्ड टूटने की वजह से रिलीज होगी एनर्जी, और उस एनर्जी को यूटिलाइज करके जब ATP बनाया जाता है तो उसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ये याद रखने का, ठीक है। और ये कहां पे होता है ये भी याद रखो, ओनली माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये होता है। ये MCQ पॉइंट है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का होता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और आपकी मालूमात के लिए, जब हम लोग अभी ETC देखेंगे ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मेरे बच्चा, क्या देखते हैं, अब देखते हैं धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना, कॉन्सेप्ट तुम अच्छे से समझाना, ठीक है। तो यहां पे देखो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन बच्चों, सबसे पहले तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है, मतलब इसके होंगे टुकड़े, लेकिन पूरी कैटाबॉलिक नहीं होती है बच्चों, थोड़ा सा इसमें एनाबॉलिक रिएक्शंस भी होते हैं। इसीलिए रेस्पिरेशन एक एम्फीबोलिक पाथवे होता है। क्या होता है बच्चा, एम्फीबोलिक पाथवे होता है। उसके बाद यहां पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स को ऑक्सीडाइज किया जाता है टू सिंपल कंपोनेंट्स टू जनरेट बायोलॉजिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी निकलने वाली है, बायोलॉजिकल एनर्जी। और ये एनर्जी स्टेप वाइज होगी बच्चों, एकदम ही पूरा एनर्जी का ब्लास्ट निकलेगा क्या, नहीं, स्टेप वाइज होता है। देखो सेल्यूलर रेस्पिरेशन ये पूरे कितने स्टेप्स में होता है, 2 डिफरेंट वेज।
सबसे पहले तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन और फिर एरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में यहां पे क्या इन्वॉल्व नहीं होता है, डज नॉट इन्वॉल्व द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, मतलब यहां पे ऑक्सीजन एब्सेंट होगा, ठीक है। यहां पे ऑक्सीडेशन की जरूरत नहीं होती है, सॉरी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। इसी रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी कहा जाता है मेरे बच्चों। क्या कहा जाता है, फर्मेंटेशन कहा जाता है। इट इज कंप्लीटेड थ्रू स्टेप्स जैसे ग्लाइकोलाइसिस एंड इनकम्प्लीट कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोलाइटिक प्रोडक्ट इनटू लैक्टिक एसिड एंड इथेनॉल, ठीक है। किसमें कन्वर्ट हो रहा है ये, लैक्टिक एसिड और एथेनॉल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कौन, ग्लाइकोलाइटिक प्रोडक्ट। अब ग्लाइकोलाइटिक प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, जब भी ग्लाइकोलाइसिस होता है तो उससे पायरुविक एसिड जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, पायरुविक एसिड। अच्छे से याद रखना बच्चा, ठीक है। उसके बाद अब देखो पहली चीज है, याद रखना बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस ये कॉमन प्रोसेस होती है एरोबिक में भी एनएरोबिक में भी। कहां कहां कॉमन प्रोसेस होती है ये, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये आपको बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए बच्चों, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस इसमें क्या होता है बच्चों, ब्रेकअप होता है। किसका ब्रेकअप होता है, ब्रेकअप मींस टूटना, ठीक है। ब्रेकअप किसका होता है बच्चों, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। किसका ब्रेकअप होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। और ग्लूकोज किसमें ब्रेक हो जाएगा बच्चों, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ये याद रखो, कितने से कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। मतलब 1 ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड मिलेंगे। मतलब यहां पे ग्लूकोज का क्लीवेज हो जाता है, ग्लूकोज आधे आधे मॉलिक्यूल में बढ़ जाता है। 6 कार्बन की चीज 3 कार्बन में कन्वर्ट हो जाती है। हेंस इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, ग्लाइकोलाइसिस बोला जाता है इसको, ठीक है। अब थोड़ा मार्कर चेंज करते हैं, चलो रेड ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां तक तो समझ में आ गया। अब ये फेज 2 स्टेप्स में कन्वर्ट होता है। एक तो होता है प्रिपेरेटरी फेज और दूसरा होता है पे ऑफ फेज। कितने फेजेस होते हैं, 2। प्रिपेरेटरी जिसमें पहली 5 स्टेप्स आएगी, दूसरा होता है पे ऑफ फेज जिसमें बाद की 5 स्टेप आएगी, ठीक है। ये बात याद रखना। ओवरऑल प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज कंप्लीटेड थ्रू 10 स्टेप्स। तो पूरी की पूरी इस प्रोसेस में कितने स्टेप्स होते हैं, 10, ओके 10 स्टेप्स। कितने स्टेप्स होते हैं बच्चों, यू कैन सी मी, 2 बार कर दिया मतलब 5 5 10, ठीक है। 10 स्टेप होते हैं। फर्स्ट 5 स्टेप्स कॉन्स्टिट्यूट प्रिपेरेटरी फेज। अभी जस्ट बोला था ना मैंने, पहले 5 स्टेप में क्या होता है, पहली 5 स्टेप होती है प्रिपेरेटरी फेज की, ठीक है। ये बात याद रखना। थ्रू विच, अब यहां पे क्या होगा, ग्लूकोज इज फॉस्फोरिलेटेड ट्वाइस एट द कॉस्ट ऑफ 2 एटीपी। इसका मतलब यहां पे कितने एटीपी यूज हो रहे हैं, 2 एटीपी कंज्यूम हो रहे हैं। याद रखो कितने, 2 एटीपी कंज्यूम हो रहे हैं बच्चों, ये बात अच्छे से याद रखना है। एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इज फॉर्म्ड। अब यहां पे जैसे मैं डायरेक्टली क्या करता हूं, आप लोग को साइकिल पर लेके जाता हूं, ठीक है। साइकिल साइकिल मारी सोनानी साइकिल, वाह। देखो अब साइकिल साइकिल खेलेंगे बच्चा। ये बहुत बड़ा कर दिया अब मैंने साइकिल को यहाँ पे, ओके। थोड़ा थोड़ा करेंगे, जरा जरा धीरे से स्क्रॉल डाउन, जरा जरा धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन, है ना। अब देखो ग्लूकोज है बच्चा, यहाँ पे याद रखो कौन सा आयोन नेसेसरी है। अरे कौन सा आयोन नेसेसरी है, मैग्नीशियम बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब देखो ग्लूकोज, यहां पे क्या हुआ, एटीपी यूज हुआ, एडीपी में कन्वर्ट हो गया। एंजाइम देखो बच्चों कौन सा चाहिए, हेक्सोकाइनेज एंजाइम चाहिए। कौन सा एंजाइम चाहिए, हेक्सोकाइनेज एंजाइम। ग्लूकोज के अंदर फॉस्फेट ऐड हुआ और यहां पे बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ओके। क्या बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जो कि एक 6 कार्बन का 1 मॉलिक्यूल, मतलब 1 मॉलिक्यूल है जो कि 6 कार्बन का होता है। सभी को पता है ना ग्लूकोज का फॉर्मूला, C6H12O6।
क्रिस गेल को क्या बोलते हैं बच्चों, बेस्ट हिटर होता है, क्रिस गेल हमेशा 6 मारता है, ठीक है। तो याद रखना, तो C6 ग्लूकोज, इससे मत याद रखो, जस्ट बोल रहा हूं मैं 6 मतलब, तो यहाँ पे C6H12O6 ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है, C6H12O6 माने 6 कार्बन का हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है। अब दूसरा स्टेप होगा बच्चों आइसोमराइजेशन। अब यहां पे देख लो बच्चा लोग, यहां पे देख लो जरा, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है सिंपल, एक मिनट, हाँ, यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, ग्लूकोज का फॉस्फोरिलेशन हो रहा है। तो याद रखना ग्लूकोज इज अंडरगोइंग कौन सा प्रोसेस, फॉस्फोराइलेशन, है ना, फॉस्फोरिलेशन। उसके बाद सेकेंड वाला क्या होगा मेरे बच्चे, आइसोमराइजेशन, आइसोमेरिजेशन, मेरिजेशन बोल सकते हो, ग्लूकोज अंडरगोज आइसोमेरिजेशन। अब आइसोमेरिजेशन, इसके लिए एंजाइम कौन सा चाहिए, फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। कौन सा एंजाइम चाहिए, फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज, ये ध्यान रखो बच्चों। अब आइसोमेरिजेशन के बाद फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में होता है बच्चों, ठीक है। यहां पे भी हमको क्या चाहिए, अब देखो यहां पे ये कितने मॉलिक्यूल्स का है, फ्रुक्टोज भी 6 मॉलिक्यूल का, बिकॉज फ्रुक्टोज इज एन आइसोमर ऑफ कीटो आइसोमर। देखो अल्डोज कीटोज के मतलब अल्डिहाइड कीटोन दोनों आइसोमर है एक में के, तो फ्रुक्टोज इज ऑल्सो अ कीटोज शुगर एंड ग्लूकोज इज एन हेक्सोज शुगर, तो ग्लूकोज इज एन आइसोमर ऑफ फ्रुक्टोज, तो दोनों इंटर कन्वर्टेबल हो सकते हैं मेरे बच्चों। बहुत अच्छे से याद करते जाओ ये चीज है, ठीक है। अब फ्रुक्टोज देखो बच्चों, यहां पे मैग्नीशियम की जरूरत है, फिर से इसका क्या हो रहा है, फॉस्फोरिलेशन। देखो फर्स्ट स्टेप था फॉस्फोरिलेशन, फिर आइसोमराइजेशन, फिर से अब क्या हो रहा है, फिर से फॉस्फोरिलेशन हो रहा है। अब यहां पे क्या, कौन सा एंजाइम चाहिए, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस। पहले वाले फॉस्फोरिलेशन में कौन सा चाहिए था, हेक्सोकाइनेस, ठीक है। अब देखो यहां पे, अब एक बार फॉस्फोरिलेशन होने के बाद बनेगा फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट। क्या बनने वाला है मेरे बच्चे, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट यहां पे बनेगा, जो कि ये भी 6 कार्बन का होगा। फिर उसके बाद याद रखना बच्चों होगा क्लीवेज। कौन सा, देखो ग्लूकोज जो है हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट होगा मेरे बच्चों, ग्लूकोज, क्लीवेज हो गया, AGE लिखना था, ठीक है, किस में कन्वर्ट होगा, 3 कार्बन के कंपाउंड में इक्वली अब हमारा फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट डिवाइड हो जाएगा। इसके लिए एंजाइम कौन सा चाहिए मेरे बच्चे, एल्डोलेज। कौन सा एंजाइम चाहिए, फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, एल्डोलेज। अब यहां पे तैयार होगा हमारा PGAL, पागल तैयार होगा, और एक होगा ढाप, DHAP, पागल ढाप रहा है। क्या ढाप रहा है, हमारा ज्ञान ढाप रहा है बच्चों। तो याद रखो पागल का मतलब क्या है, यहां पे फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, क्या है, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, और उसके बाद DHAP मतलब ढाप मतलब क्या है मेरे बच्चों, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्या है मेरे बच्चे, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और ये दोनों भी एक में के आइसोमर है। तो याद रखो पहला वाला क्या था, फॉस्फोरिलेशन, दूसरा क्या था, आइसोमराइजेशन, तीसरा फिर से हुआ फॉस्फोरिलेशन, चौथा हुआ बच्चों क्लीवेज, अब फिर से होगा आइसोमराइजेशन, और इसके लिए ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज नाम का एक एंजाइम चाहिए। तो जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, हमारे पागल में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल है मेरे बच्चे, 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितने, 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स। अब यहां से जो भी होगा 2-2 होगा, ठीक है, याद रखना, डबल डबल, एक का डबल करता है साला अनुराधा का भाई यही है, ठीक है, याद रखो अनुराधा मीन्स वो फिर हेरा फेरी वाला, नहीं तो कोई ऑफेंड मत हो जाना वहां पे, ओके। इसके बाद इधर पे अब होगा बच्चों सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। क्या होने वाला है,
सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, डायरेक्ट फॉस्फोरिक एसिड से फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया जाएगा और पागल का कन्वर्जन किस में हो जाएगा बच्चों, किस में होगा, अरे किस में होगा, प्लस इसमें डिहाइड्रोजिनेशन भी होने वाला है। मतलब यहां से जो हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है, इसमें से हाइड्रोजन निकाल लिए जाएंगे, मतलब इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसको तुम क्या बोल सकते हो, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, देखो बच्चा यहां याद रखो, जिंक बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है, जिंक। ठीक है, तो जिंक हमारा क्या कर रहा है, NADH निकालने में हेल्प कर रहा है। अब देखो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बन चुका है NADH का एक ग्लिसरॉल्डिहाइड से। अगर 2 NADH है तो कितने, 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड है तो 2 NADH यहां पे निकल जाएंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा बच्चों, 1 3, देखो क्या बना था यहां पे, क्या था 3 PgAl, ओके 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। अब यहां क्या बन रहा है बच्चों, 1 3 डाई PgA, क्या बन रहा है 1,3, देखो 1,3 क्या PgA, डाई PgA, बालों को डाई लगाते हैं ना, तो डाई पी रहे हैं हम लोग मतलब ये पी रहे हैं। अब क्या होता है बच्चों, डीफॉस्फोरिलेशन होगा, क्या होगा, डीफॉस्फोरिलेशन होगा, दिख रहा है ना, डाई PgA का डीफॉस्फोरिलेशन हो जाएगा, 3 PgA बनेगा। यहां पे भी Mg जरूरी है और फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम जरूरी है। ये छोटी छोटी चीजें बच्चों याद रख लेना। ठीक है, अब 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड ग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होगा किसमें, किसमें कन्वर्ट होगा, किसमें कन्वर्ट होगा, 2 PgA में, किसमें कन्वर्ट होगा, 2 PgA में। ओके, 2 PgA में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका होगा बच्चों डिहाइड्रेशन, किसका, 2 PgA का होगा, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का होगा डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन की वजह से बनेगा फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, मतलब पेपा। क्या बनेगा, पेपा, क्या बनेगा, पापा पापा, है कि नहीं, पेपा बनेगा। अब पेपा बनने के बाद में लास्ट बनेगा, क्या बोलते हैं, लास्ट अपना डीफॉस्फोरिलेशन होगा। ठीक है, टंग ट्विस्ट हो रही थी मेरी। तो इसके लिए पायरुवेट काइनेज एंजाइम चाहिए भाई, क्या चाहिए, पायरुवेट काइनेज चाहिए। यहां पे भी 2 ATPs बनने वाले हैं, तो पायरुविक एसिड लास्ट में बनता है। तो देखो बच्चों कितने ATPs यूज हुए, देखो 2 ATP जो है यूज हो गए, 2 ATP जो है डायरेक्ट फॉर्मेशन हुआ। ओके, डायरेक्ट फॉर्मेशन मतलब 4 ATP, ओके सॉरी 4 ATPs का डायरेक्ट फॉर्मेशन हुआ, 2 बार डिफॉस्फोरिलेशन हुआ ना, और फिर कितने 2 NADH बने भी। अब बच्चा लोग एक बात याद रख लो, एक NADH से हमेशा 3 ATPs बनते हैं, कितने, 3 ATPs बनते हैं, और ये 4 ATPs। तो अब 2 NADH से कितने होने चाहिए, 6 ATPs। अगर एक NADH से 3 ATPs बनते हैं तो 2 NADH से 6 ATPs बनेंगे। ओके, प्लस ये 4 ATPs लगाओ, कितने, 10 ATPs बन चुके हैं। और लेकिन साथ ही साथ 2 बेचारे यूज भी हो जा रहे हैं, तो 2 यूज हो रहे हैं, इसका मतलब क्या बच्चों, टोटल ग्लाइकोलाइसिस से 8 ATPs बनेंगे, कितने, 8 ATPs बनेंगे। समझ गया, अच्छे से बढ़ते हैं आगे। तो ओवरऑल रिएक्शन देख लो बच्चों, क्या है ग्लाइकोलाइसिस की, देखो मार्कर चेंज करेंगे थोड़े से, पिंक लेते, चलो पिंक अच्छा लगता है कभी कभी, इंकी पिंकी पंकी। ठीक है, तो देखो ग्लूकोज इसमें ऐड हो रहे हैं 2 ATP, प्लस ऐड हो रहे हैं 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, प्लस 4 ADP, प्लस 2 NAD पॉजिटिव। आखिरी में क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे पायरुवेट के, 2 मॉलिक्यूल ADP के बन जाएंगे, बिकॉज ATP यहां पे यूज हुआ था। 4 ATP के बनेंगे मेरे बच्चों, याद रखना 2 NADH बन रहे हैं, मतलब यहां पे 4 प्लस 8 लगा लो, सॉरी 4 प्लस 6 लगा लो, टोटल हो गए 10, 10 में से यूज हुए 2, बनते हैं टोटल 8। ओके, 8 ATPs बने।
ओके, यहां तक समझ में आया होगा शायद आप लोग को, बहुत छोटा कर दिया मैंने, एक मिनट, ठीक है। अब याद रखो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों, ये याद रखना जरूरी है, इसको ब्लैक से करेंगे अंडरलाइन। देखो ग्लाइकोलाइसिस ये बहुत ही टाइट कंट्रोल में होती है, किसके टाइट कंट्रोल में होती है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज में, ठीक है। उसके बाद रिक्वायरमेंट, देखो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी। अगर बॉडी को एटीपी की जरूरत है तो फटाक से हो जाएगी, नहीं जरूरत है तो नहीं होगी। ग्लाइकोलाइटिक रेट is achieved, control is achieved by complex interplay between ATP consumption, NADH2, फिर regeneration and regulation of various glycolytic enzymes, ठीक है, like hexokinase, PKF, phosphofructokinase 1, pyruvate kinase, ये सब एंजाइम पे भी डिपेंड करता है। प्लस ये हार्मोनली भी कंट्रोल होते हैं, जैसे हार्मोन्स जैसे ग्लूकेगॉन, इपिनेफ्रिन एंड इंसुलिन, ये सब भी क्या करते हैं ह्यूमंस में या फिर मैमल्स में ग्लाइकोलाइसिस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। अब एक चीज याद रखो, ग्लाइकोलाइसिस इज ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन एरिथ्रोसाइट्स, रीनल मेड्यूला, ब्रेन एंड स्पर्म, ठीक है। ये जितने भी सेल्स हैं या फिर ये टिश्यूज हैं, यहां पे सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस ही एनर्जी का एकमात्र भंडार होता है या फिर बोलो सोर्स होता है, ठीक है। सम प्लांट टिश्यूज जैसे पटेटोज देख लो, ये स्टार्च स्टोर करते हैं और ये भी डिपेंड किस पे करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस फॉर एनर्जी हार्वेस्टिंग, ठीक है। चैप्टर 3 में देखो बायोमोलिक्यूल्स, यू हैव रेड अबाउट ऑक्सीजन स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग पिगमेंट्स मायोग्लोबिन ऑफ अ स्केलेटल मसल। Red muscles are richer in myoglobin than white muscles. Therefore, देख लो, therefore, red fiber can utilize oxygen stored in myoglobin to continue energy production over prolonged period by aerobic oxidation of glucose. This enables them to perform sustained work over a long period of time. On the contrary, white fibers produces the energy needed for very fast and severe work by glycolysis as sufficient oxygen is not immediately available to them. तो बोलने का मतलब क्या है, जो व्हाइट मसल फाइबर्स है उधर ऑक्सीजन नहीं होता है, ग्लाइकोलाइसिस को भी टूटने के लिए ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है। ये बात एमसीक्यू पॉइंट है कि ग्लाइकोलाइसिस एनेरोबिकली होता है बच्चों, ठीक है, कोई इसको ऑक्सीजन की नीड नहीं है। इसीलिए जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ये एरोबिक और एनेरोबिक ऑर्गेनिजम्स में कॉमन होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस पे कौन ज्यादा डिपेंडेंट होता है, व्हाइट मसल के फाइबर्स डिपेंड होते हैं, ये बात याद रखना बच्चों। लेकिन इस दौरान व्हाइट मसल्स में क्या होता है, लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेट हो जाता है और हम लोग थोड़ा थकान महसूस करते हैं, ये भी याद रखना। इसके बाद फर्मेंटेशन है, ओके। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का कन्वर्जन पायरुविक एसिड में हो रहा है, पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है बच्चों। तो जो ये NAD है ना, क्वेश्चन आता है ना सर NAD का क्या होता होगा, ये NAD फिर से क्या करता है इसको, हाँ मतलब इसके अंदर क्या कर देता है, हाइड्रोजन पुटअप कर देता है, इस वजह से लैक्टिक एसिड बन जाता है। यहां पे भी देखो ग्लूकोज बना पायरुविक एसिड, अब यही पायरुविक एसिड टूट जाएगा, CO2 बन जाता है, एसिटल्डिहाइड बनेगा और यही एसिटल्डिहाइड, ये दो NADH क्या करेंगे, इस एसिटल्डिहाइड को और रिड्यूस कर देंगे और एथेनॉल बना देंगे। समझ में आया क्या, ठीक है, ये बात समझ लेना बच्चों। इसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन देख लो। एरोबिक रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, मतलब यहां पे क्या होने वाला है, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, ग्लूकोज जो है ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा इस प्रोसेस में। और यहां पे कुछ स्टेप्स होते हैं बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस, एसिटिल कोएंजाइम ए प्रोडक्शन जिसको हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, फिर आएगा क्रेब्स साइकिल और लास्ट में आएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, ठीक है, टर्म्ड एज टर्मिनल ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन और लास्ट में होगा टर्मिनल ऑक्सीडेशन। ये बात याद रखना बच्चों, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, जो कि ग्लाइकोलाइसिस है, जो कि हमने पहले ही स्टडी कर ली है, ठीक है। अब डायरेक्टली मूव ऑन किस पे करते हैं, हमारे कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड पे इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए।
पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन होता है, इसका मतलब यहां पे फिर से क्या प्रोड्यूस होने वाला है बच्चों, NADH2 प्रोड्यूस होने वाला है, ठीक है। इट इज कैटेलाइज्ड बाय मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, जिसको तुम बोल सकते हो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दिस एंजाइम इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोट्स, और ये साइटोसोल में भी प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स के, लेकिन बच्चों, ठीक है। इस रिएक्शन को हम लोग कनेक्टिंग लिंक रिएक्शन बोलते हैं, बिकॉज ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब के बीच की कड़ी होती है बच्चों, ठीक है। कड़ी मतलब वो भजे वाली कड़ी नहीं, कड़ी मतलब ब्रिज, ओके, याद रखना। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स नीड्स थायामीन, एमसीक्यू पॉइंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमएसटी सीटी में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, एज कोएंजाइम इट कैनॉट फंक्शन इन एब्सेंस ऑफ विटामिन B1। इसीलिए अब देखो, थायामीन डेफिशिएंसी की वजह से एक बीमारी होती है जिसको पायरुविक एसिडोसिस बोलते हैं, एंड लैक्टिक एसिडोसिस द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, मतलब ये जानलेवा कंडीशन है बच्चों। इसीलिए डॉक्टर बोलता है भैया हेल्दी खाना खाओ, नहीं तो वो बी कॉम्प्लेक्स की मेडिसिन देता है। ये बात आपको समझ में आ गई रहेगी बच्चों। अब बच्चों, सबकी रातों की नींद उड़ाने वाला कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। क्रेब्स साइकिल में होता क्या है भाई, देखो, क्रेब्स साइकिल, इसी को सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राइकार्बोजाइलिक एसिड साइकिल भी बोल सकते हो। क्यों ट्राइकार्बोजाइलिक एसिड साइकिल बोल सकते हो, ये आपको अभी पता चलने वाला है। अब देखो, यहाँ पे सिट्रिक एसिड बनता है, इसलिए सिट्रिक एसिड भी बोल सकते हो, ये भी याद रख लो। दिस साइकिल सर्व्स एज कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। इस साइकिल की मदद से तीनों को भी मेटाबोलाइज किया जा सकता है। मोरओवर, सम इंटरमीडिएट्स ऑफ द TCA साइकिल आर यूज्ड इन सिंथेसाइजिंग इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स सच एज ग्लूटामेट एंड एस्पर्टेट। ऐसे कुछ चीजें भी जैसे एस्पर्टेट और ग्लूटामेट, ये कुछ इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स है, तो ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करने के लिए भी ये साइकिल इंपॉर्टेंट है। बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन TCA, pyruvic acid enters mitochondria. Here it is decarboxylated, and the remaining 2 carbon fragment is combined with molecule of coenzyme A to form acetyl coenzyme A. अब देखो यहां पे क्या होगा, देखो बड़ा बनाएंगे इसको, देखो अब देखो ये पायरुविक एसिड है, ओके। पायरुविक एसिड देखो किसके साथ देखो पायरुविक एसिड का हो रहा है डीकार्बोजाइलेशन, मतलब यहां से पंछी बनो उड़ता फिरू मस्त गगन में, कौन उड़ जा रहा है दूसरों के चमन में, कौन जा रहा है, CO2 जा रहा है, ठीक है। प्लस एसिटिल को पायरुविक एसिड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन हो रहा है बच्चों, बिकॉज H2 भी निकल रहा है और CO2 भी निकल रहा है, प्लस कोएंजाइम A जो है एसिड इसमें ऐड हो रहा है, तो लास्ट में एक प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम बोलते हैं एसिटिल कोएंजाइम A। अब ये एसिटिल कोएंजाइम A ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, प्लस इसका हाइड्रेशन भी होगा बच्चों, और ये जो कोएंजाइम A जो है ये यहां से निकल जाएगा। उसके बाद एक कंपाउंड बनेगा मेरे बच्चे जिसको हम बोलते हैं साइट्रेट। क्या बनेगा, साइट्रेट। इसके लिए एंजाइम चाहिए साइट्रेट सिंथेज। कौन सी एंजाइम चाहिए भाई, साइट्रेट सिंथेज। अब साइट्रेट सिंथेज से फिर से डिहाइड्रेशन होगा बच्चों, डिहाइड्रेशन होने के वजह से ये कन्वर्ट हो जाएगा सिस एकोनाइटेट में, किसमें, सिस एकोनाइटेट, और यहां पे एंजाइम चाहिए एकोनाइटेज। कौन सी एंजाइम चाहिए भाई, एकोनाइटेज नाम का एंजाइम चाहिए। अब एकोनाइटेज एंजाइम के मदद से एक बार फिर से हाइड्रेशन होगा और आइसोसाइट्रेट का जन्म होगा बच्चों। अब आइसोसाइट्रेट का क्या होगा ये देख लो। अभी आइसोसाइट्रेट यहां पे डिहाइड्रोजिनेशन से गुजरेगा, किससे गुजरेगा, डिहाइड्रोजिनेशन से। इस वजह से क्या तैयार होगा बच्चों, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, और इस स्टेप पे एक NADH बनेगा, NADH। अब बच्चों कितने मॉलिक्यूल एंटर करे होंगे, एसिटिल कोए के 2 मॉलिक्यूल।
तो इसीलिए याद रखना, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को मेटाबोलाइज करने के लिए 2 क्रेब्स साइकिल्स ऑपरेट होती हैं। ये बात याद रखना, बिकॉज एक ग्लूकोज से 2 पाइरुवेट बने, 2 पाइरुवेट से 2 एसिटिल कोए बने, 2 एसिटिल कोए दोनों भी एंटर कहां करेंगे? क्रेब्स साइकिल में। एक एसिटिल कोए मेटाबोलाइज होगा तो दूसरा भी होगा। तो याद रखना, अभी जो डिहाइड्रोजिनेशन हुआ उसकी वजह से 2 NADH2 यहां पे बनेंगे। कितने NADH2 बनेंगे मेरे बच्चों? 2 NADH2, ये बात याद रखना। फिर अब होगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन। दिख रहा है ना बच्चा क्या बन रहा है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन। एंजाइम चाहिए आइसोसाइट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, और बनेगा यहां पे अल्फा कीटो ग्लूटारेट, जो कि 5 कार्बन का होगा। कितने? 5 कार्बन का होगा। अब यहां से एक कार्बन एलिमिनेट हो गया। उसके बाद फिर एक क्या होगा? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्या होने वाला है बच्चों? अब तैयार होगा सक्सिनिल कोएंजाइम ए, बिकॉज यहां पे कोएंजाइम ए भी एंटर कर रहा है और CO2 लीव कर रहा है। अब ये जो सक्सिनिल कोएंजाइम ए होगा बच्चों, ये 4 ATP का होगा, लेकिन साथ ही साथ यहां पे 2 NADH2 बन जाएंगे बच्चों। और कितने बने? 2 NADH2। देखो यहां 2 NADH2 बन गए। ओके, 2 NADH2 बनने के बाद अब यहां पे होगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, जिसकी वजह से GTP तैयार होगा बच्चों। क्या तैयार होगा? GTP या फिर ATP तैयार होगा। और यहां पे सक्सिनिल को ए सक्सीनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस कोएंजाइम ए वापस निकल जाएगा यहां से। फिर उसके बाद देखो बच्चों होगा सक्सीनेट का डिहाइड्रोजिनेशन, लेकिन यहां पे अभी FADH2 बनेंगे, वो भी 2 FADH2। एक ग्लूकोज से 2 FADH2 प्लस लास्ट में देखो क्या हो रहा है अभी, तो कन्वर्ट किस में होगा? डिहाइड्रोजिनेशन के बाद में फ्यूमरेट बनेगा, और फ्यूमरेट एंजाइम के प्रेजेंस में फ्यूमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में फिर से एक बार क्या होगा? हाइड्रेशन से गुजरेगा। ठीक है, फिर बनेगा मैलेट, और मैलेट का लास्ट में डिहाइड्रोजिनेशन होगा, 2 NADH2 बनेंगे। दिख रहा है ना? 2 NADH2 बनेंगे तो बनेगा वापस से एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब एक बात याद रखो बच्चों, यहां पे एक चीज याद रखने जैसी ऐसी है कि पूरे के पूरे क्रेब्स साइकिल में कितने? 6 NADH2 बने। कितने? 6 NADH2, मतलब कितने ATPs? 18 ATPs, है ना? कितने ATPs बने? 18 ATPs। 2 FADH2 बने, मतलब कितना हो गया भाई? इससे 2 ATP बनते हैं, मतलब 4 ATP प्लस 2 ATP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से बने। तो टोटल कितना हो गया भाई? 2 + 4 6 और ये 18 24 बने। और वहां से कितने बने थे? वहां से कितने बने थे? अपने मेन रिएक्शन से कितने बने थे भाई? 8 बने थे ना। 24 और 8 कितने होते हैं मेरे बच्चों? 32 होते हैं। 24 और 8 कितने होते हैं? 32। और जो लिंक रिएक्शन में है वहां पर बनते हैं 6 ATPs। तो टोटल कितने? एक ग्लूकोज से 38 ATPs बनते हैं। लेखा जोखा लिख लो। एक ग्लूकोज इक्वल्स टू 2 पायरुविक एसिड। 2 पायरुविक एसिड gets converted into 2 acetyl CoA. During this conversion, 2 NADH2 are formed. 2 NADH2 are synthesized. 2 NADH2 equals to 6 ATPs. ग्लाइकोलाइसिस में 8 ATPs, तो हो गई 14 ATPs। 14 ATPs ग्लाइकोलाइसिस में। और अब क्रेब्स साइकिल पे आते हैं। क्रेब्स साइकिल में 6 NADH2 बनते हैं, 2 FADH2 बनते हैं एक ग्लूकोज से, ओके, और 2 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से 2 ATPs बनते हैं। तो कितने हो गए? 18 + 6 24, और ये 26। अब 26 और वो कितने बने थे बच्चों? 8 और आई थिंक सो 6, 8 और 6
14। कितना होता है गिन लेते हैं। देखो ग्लाइकोलाइसिस में 2 यूज हो जाते हैं, 8 एटीपीज मिलेंगे। क्रेब्स साइकिल में देखो 18 प्लस 4 कितने होते हैं भाई 22, 22 और ये 2 24, 24 कितने हो गए दोनों का मिलाकर 8 और ये कितना हो गया भाई हाँ 32। और लिंक रिएक्शन में बच्चों 6 एटीपी बनते हैं, टोटल 38 एटीपीज बनेंगे। ये आपके सामने पूरा लेखा जोखा है बच्चों, पूरा हिसाब किताब। ओके याद रखना। अब हमारे जो ये रिएक्शन है इसको क्या बोलते हैं, एम्फीबोलिक पाथवे। व्हाई वी आर कॉलिंग दिस एम्फीबोलिक पाथवे, बिकॉज इसको एम्फीबोलिक पाथवे इसीलिए बोला जाता है बिकॉज यहां पे भले ही कैटाबॉलिज्म हो रहा हो बट वेरियस रिएक्शंस ऑफ क्रेब्स साइकिल्स जो है आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिल पार्ट acetyl CoA leading to release of energy and CO2. However, as per need acetyl CoA or some other intermediates like alpha ketoglutarate, oxaloacetate are used as precursor for synthesis of fatty acids, glutamic acid है ना, and aspartic acid. Hence Krebs cycle can be correctly referred to as amphibolic pathway involving catabolism as well as anabolism. क्या हो रहा है यहाँ पे, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों हो रहा है, इसीलिए इसको बोला जाएगा कौन सा पाथवे बच्चों, एम्फीबोलिक पाथवे। ये बात छोटी सी है लेकिन याद रखना। अब लास्ट में बढ़ रहे हैं हम लोग इस चैप्टर के, जो कि है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इस रिएक्शन का एक ही हेतु है बच्चों, जो बने हुए NADH2 थे या FADH2 थे, इसको यूटिलाइज करके क्या बना लेना, इसको यूटिलाइज करके ATP बना लेना। और याद रखना बच्चों, एक NADH2 से अभी मैं वापस ये बता रहा हूं बिकॉज इस पे कैलकुलेशन जैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। 3 ATP बनेंगे और एक FADH2 से कितने, 2 ATP बनेंगे बच्चों। और ये पूरा सिस्टम कहां पे होता है शुरू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जिसको तुम बोल सकते हो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ये भी बोल सकते हो। मतलब यहां पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है बच्चों, ठीक है। तो अब यहां पे पढ़ लेते हैं इसको डायरेक्टली। अब देखो यहां पे मेम्ब्रेन जो होती है ना बच्चों, मेम्ब्रेन जो होती है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, यहां पे बहुत सारे कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। 1 मिनट, सॉरी 5 सेकेंड्स। यहां पे बहुत सारे एंजाइम्स और कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं बच्चों। कितने, 5 कॉम्प्लेक्सेस। जैसे देखो यहां पे देखो, ये है हमारा कॉम्प्लेक्स 1, ये वाला, ये है हमारा कॉम्प्लेक्स 3, फिर ये है हमारा कॉम्प्लेक्स 2, ठीक है, सॉरी ये है हमारा कॉम्प्लेक्स 2, ये है हमारा कॉम्प्लेक्स 4, ओके, और लास्ट में है ये है हमारा कॉम्प्लेक्स 5। लेकिन ये एटीपी सिंथेज एंजाइम है बच्चों। कौन सा एंजाइम है ये, एटीपी सिंथेज। अब देखो इसका काम क्या होता है। सबसे पहले NADH FMN के पास जाएगा। कहां पे जाएगा, FMN के पास, और NADH का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और इसके लिए कॉम्प्लेक्स 1 को क्या बोला जाता है, NADH डिहाइड्रोजिनेज। क्या बोला जाता है, NADH डिहाइड्रोजिनेज। अब ये FMN को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। FMN से इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन के पास जाएगा, ठीक है। अब इस दौरान 4 हाइड्रोजन जो है ये कहां फेंक दिए जाते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक है। इस प्रोसेस के दौरान कितने, 4 हाइड्रोजन आगे निकल गए, मतलब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में एक्यूमुलेट हो गए। मतलब देखो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया हमारा, इस तरीके से ये होगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पूरा बच्चों। ये जो दिख रहा है ना डार्क रेड कलर का, और ये होगा हमारा मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहां से ये जो इनर मेम्ब्रेन है
ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में डिपॉजिट करता चला जा रहा है। अब यही इलेक्ट्रॉन को यूबीक्विनोन एक्सेप्ट करता है। यूबीक्विनोन यहां से हाइड्रोजन ले जाएगा और यूबीक्विनोन हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स एक बन जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन तो ये दे देगा अगले कॉम्प्लेक्स को थर्ड, लेकिन हाइड्रोजन को कहां छोड़ देगा भाई, हाइड्रोजन को कहां छोड़ देगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में फिर से। अब ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी के पास जाएगा, फिर आयरन सल्फर के पास जाएगा, फिर साइटोक्रोम सी के पास जाएगा, है ना। और उस समय भी यहां से कितने 4 हाइड्रोजन निकल गए। अब देखो बच्चों, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का जो पीएच है वो कम होता रहता है, बिकॉज हाइड्रोजन आयॉन्स बढ़ रहे हैं, मतलब वहां का मीडियम एसिडिक होना स्टार्ट हो जाता है और अंदर का बेसिक, तो मतलब एक पीएच ग्रेडियंट डेवलप होता है, साथ ही साथ एक चार्ज ग्रेडियंट भी डेवलप होता है। बाहर पॉजिटिव ज्यादा हो जाता है, अंदर कुछ नहीं है तो नेगेटिव ज्यादा हो जाता है। तो अब हमारा जो एटीपी सिंथेज है ये क्या करता है, हाइड्रोजन को बोलता है चल बाळा आपल्याला जायचं इकडं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेटाबॉलिक वाटर का तैयारी चालू हो जाती है, मतलब मैट्रिक्स से दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ये क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और H2O बना देते हैं, जिसको हम मेटाबॉलिक वाटर बोलते हैं। इसके लिए साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम चाहिए, और इस प्रोसेस के दौरान भी क्या होता है भाई, हाइड्रोजन फिर कहां जमा हो जाता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। अब बहुत ज्यादा हो गया भाई, बाहर पीएच क्या हो गया, बहुत कम हो गया, अंदर पीएच क्या हो गया, बहुत बढ़ गया। तो क्या होगा, हाइड्रोजन को एटीपी सिंथेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को बोलेगा चल बाळा आपल्याला आतमध्ये यायचंय, ठीक है। आता बाळा आतमध्ये झालं। अब जैसे जैसे हाइड्रोजन को अंदर लाया जाता है, हाइड्रोजन की एनर्जी को इस्तेमाल करके एटीपी यहां पे सिंथेसाइज किया जाता है। अब 3 NADH यहां पे गए तो यहां पे कितने भाई, एक से कितने 3 ना, तो 3 3 9 ATPs बन जाएंगे। 6 NADH से 18 ATPs बन जाएंगे। बीच में एक और चीज होती है बच्चों, एक छोटा FADH2 यूजिंग, देखो सक्सीनेट से फ्यूमरेट, जहां देखो यहां पे होता है कॉम्प्लेक्स 2 जिसको बोलेंगे सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस। इसका एक ही काम है, ये FADH2 को मेटाबोलाइज कर देगा, ठीक है। ये क्या करेगा, FADH2 से क्या करेगा, यहाँ पे भी देखो यहाँ क्या कर रहा है, FADH2 फिर इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहा है भाई, यूबीक्विनोन हाइड्रोक्साइड तैयार, यूबीक्विनोन हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा है, फिर से ये यूबीक्विनोन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को बाहर फेंक दे रहा है। मतलब कुछ भी हो, हाइड्रोजन को फालतू में बाहर फेंक दिया जाएगा, रॉयल रंबल मैच की तरह, ठीक है। ये सेंटिनो मरेला बना के रखा है उसको, कुछ भी हो गया हाइड्रोजन तो निकल बाहर। अब हाइड्रोजन को स्टेबलाइज करने के लिए एटीपी सिंथेस बोलता नहीं रे, ऐसा नहीं करने का रे, ये बेचारे को नहीं फेंकते बाहर, और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से हाइड्रोजन को वापस पकड़ के कहां लाया जाता, हमारे मैट्रिक्स में। अब मैट्रिक्स में जैसे हाइड्रोजन इंटर करेगा एटीपी सिंथेसिस हो जाता, और यही पूरा सिस्टम चलाना है माइटोकॉन्ड्रिया को, ऐसे ही एनर्जी का हार्वेस्टिंग होता है बच्चों। तो ये देखो, ये टेबल आपकी स्टेट बोर्ड में है, और ये टेबल मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो बच्चों, पूरा ओवरऑल सिंथेसिस है एटीपी का, साइटोप्लाज्म में होता है ग्लाइकोलाइसिस, देखो दिख रहा होगा, पायरुविक एसिड तैयार हो रहा है। पायरुविक एसिड कहां इंटर कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में इसका कन्वर्जन हो रहा है एसिटिल कोएंजाइम ए। फैटी एसिड्स का पायरुविक एसिड में कन्वर्जन नहीं होता है बच्चों, ये डायरेक्टली एसिटिल कोए में कन्वर्ट होते हैं। क्रेब्स साइकिल में एंट्री के बाद में NADH FADH2 बनता है, NADH और FADH से हाइड्रोजन को बाहर फेंक दिया जाता है। इस वजह से एटीपी सिंथेस हाइड्रोजन को वापस लाता है और बदले में एटीपी बनाता है। ये पूरी प्रोसेस है। इस प्रोसेस के दौरान मेटाबॉलिक वाटर और CO2 जैसी गैसें प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। ये बात याद रखेंगे बच्चों, आप हमेशा हमेशा के लिए, जन्मों जन्मांतर के लिए याद रखो, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और टर्मिनल ऑक्सीडेशन जनरेट्स मेजर अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। 34 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं बच्चों आउट ऑफ 38 एटीपीज। ये बहुत बड़ा फायदा है, ठीक है। इट रीजनरेट्स ऑक्सीडाइज्ड कोएंजाइम सच एज NAD पॉजिटिव FAD पॉजिटिव, और
ऐसे कोएंजाइम्स का रिसाइकलिंग होता है ताकि बॉडी को फिर नया नहीं बनाना पड़ेगा कुछ, जिससे एनर्जी सेफ होगी। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस वाटर मॉलिक्यूल्स। इट रिलीजेस एनर्जी इन स्टेप वाइज मैनर सो एज टू प्रिवेंट डैमेज टू सेल। अगर बहुत ज्यादा रूप में एनर्जी बाहर निकली तो हमारे सेल ना जल जाएंगे बच्चों। अगर यूरेनियम को अगर मैं तुमको कुकर के डब्बे में पकड़ा दूं, जाओ बच्चों ये कुकर है, कुकर में यूरेनियम आपको यहां से वहां लेके जाना है, तो क्या होगा? अगर वेसल ही फट गया तो क्या काम की चीज। तो ये याद रखो कि स्टेप वाइज एनर्जी बनाने की वजह से या फिर हार्वेस्ट करने की वजह से, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड और हार्वेस्टेड। अगर एनर्जी हम हार्वेस्ट कर रहे हैं स्टेप वाइज मैनर में तो चीजें प्रॉपर चलेगी, अच्छे से चलेगी। लेकिन अगर एकदम बुम 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 कर दिया तो सेल भी धूम 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 हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखो। इसके बाद क्या आता है भाई, क्या आता है? एरोबिक रेस्पिरेशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय 2 एक्सपेरिमेंट्स। तो ये एक्सपेरिमेंट्स है यहाँ पे जिसका हमको ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ एक बात याद रखो बच्चों, रेस्पिरेटरी क्वोशंट। तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज टू द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड, इसको रेस्पिरेटरी क्वोशंट बोलते हैं बच्चों। याद रखने का ये बात को अच्छे से। व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड एज सबस्ट्रेट, RQ वैल्यू हमेशा 1 होती है बिकॉज वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज टू द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड ये इक्वल होते हैं। ठीक है, जब भी फैट्स को हम लोग करेंगे या फिर प्रोटीन को, ठीक है, RQ जो है लेस देन 1 होगा बिकॉज CO2 जो इवॉल्व हो रहा है ये ऑलवेज लेस होगा एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। और याद रखना अगर एनेरोबिक रेस्पिरेशन है तो RQ देखो CO2 बाय O2। अब O2 की वैल्यू होती है 0, देखो CO2 बाय 0, एनीथिंग अपॉन 0 इज ऑलवेज इंफिनिटी। तो RQ इन एनेरोबिक रेस्पिरेशन इज ऑलवेज इंफिनिटी। ये याद रखना, इस पे क्वेश्चन आ जाता है बच्चों। और अगर ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझा हो तो क्या करना है भाई, जाने का अच्छे से लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का। देखो मालूम है मेरे को बहुत शॉर्ट, बहुत जल्दीबाजी में हुआ चैप्टर, और मेरे को इतना पता है कि अपन ये लाइन टू लाइन डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, और ये हम लोग बिल्कुल अज्यूम कर सकते हैं कि आपको ये सब आता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फास्ट फॉरवर्ड में चीजें आपको मतलब बस क्लिक हो जाना चाहिए कि क्या पढ़ा था 15-20 हजार साल पहले मैंने क्या पढ़ा था। चल 15-20 हजार साल पहले हम नहीं थे, ठीक है भाई, 15-20 महीने पहले तो पढ़ा था ना, तो ना तुम्हारा ना मेरा, है ना, सॉरी, ना तुम्हारा ना मेरा, 15-20 महीने, 13-14 महीने, है ना, 13 महीने पकड़ लेते हैं। 13 महीने पहले तो ये चीज पढ़ी होगी। तो ये चीज आपने पढ़ी थी, कितनी अच्छे से पढ़ी, तो अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो ये कॉन्सेप्ट सब आपको फटाफट ऐसे क्लिक हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये लाइन टू लाइन डिस्कशन सीरीज मैंने लाया है, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स बहुत जरूरी है बच्चों। टेक्स्ट बुक को लाइन टू लाइन अच्छे से बार बार रीड करो, जितनी बार हो सकता है उतनी बार रीड करो। कुछ नहीं समझता है डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में डाल दो, सर ये चीज नहीं समझी, सर आपके लिए अलग से उतनी छोटी वीडियो बनाएंगे। एक बात बता रहा हूं, आपके लिए अलग से वो वीडियो, बस कमेंट आने चाहिए बच्चों। तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है अच्छे से चैनल को। एग्जाम के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, बहुत जल्द आप लोग की एग्जाम आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।